कृतिका, जिस पुस्तक का आप अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक का क्या नाम है? कृतिका। कृतिका का जो अगला पाठ है, जो अगला अध्याय है, पहले अध्याय में आपने देखा इस जल प्रलय में रेणु जी की रचना थी वह। अगला जो पाठ है वह कौन सा है? मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक ये गद्य है और ये कवित्री इसकी कौन है? मृदुला गर्ग जी। तो मेरे संग की औरतें कवित्री मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरण गद्य, परंपरागत तरीके से जीते हुए भी, जो परंपरा हमारे समाज की है उस तरीके से जीते हुए भी लोक लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर ही केंद्रित है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया। नारी के जीवन के इर्द गिर्द चक्रों को काटती हुई इस पाठ की संवेदना आज भी नारी की प्रगति का रूप प्रस्तुत करती है। नारी के पास कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी वह समाज में किस प्रकार से जी रही है, विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां नारी के लिए निर्मित होती हैं, उन सारी बातों का अध्ययन हमें क्या करना है? इस पाठ में करना है। तो आइए इस पाठ को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। इसके भावार्थ को हम सभी क्या करते हैं? समझते हैं। तो मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मेरी नानी थी। जाहिर सी बात है, नानी रही होंगी, सबकी नानियाँ रहती, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें जीवन में देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। माँ की शादी ही नहीं हुई थी तभी मेरी नानी की मृत्यु हो गई, तो मेरे देखने का कोई औचित्य ही नहीं, तो मैंने अपनी नानी को नहीं देखा। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण मैं बाद में हम 3 जो बहनें थी, मतलब उनकी कितनी बहनें थी? नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों की खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी, नानी से मैंने कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में मुझे आया। पहले इतना भी जाना कि मेरी नानी जो थी वो पारंपरिक, अनपढ़, पारदर्शी और परदानशी औरत थी। परदानशी औरत कैसी औरत थी? परदानशी। अभी परदानशी का अर्थ क्या होता है? परदानशी का अर्थ क्या होता है? पर्दा करने वाली स्त्री या पर्दा में रहने वाली स्त्री। पर्दा करने वाली स्त्री। परदानशी का मतलब क्या हुआ? पर्दा करने वाली स्त्री। इतना समझ में आया। जिनके पति शादी के तुरंत बाद में छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने कहाँ चले गए? विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो विलायत से पढ़कर आए, उस ढंग से अपना जीवन जीने लगे, लेकिन नानी के जीवन में उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा या आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी पति पर किया हो कि ये मुझे पसंद नहीं, आप ऐसा कार्य करते हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी।
वह विलास से पढ़ के आए थे तो निश्चित सी बात थी, उनके स्वभाव में जो था वह थोड़ा परिवर्तन आया था, रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, कम उम्र में ही क्या हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, उनकी बेटी कितनी थी, एक थी, कौन, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि एकदम मुँहजोर हो उठी, मुँहजोर हो उठी। क्या हो गई, मुँहजोर हो उठी, मतलब बहुत बोलने लगी। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होगा या होगा, तो बहुत बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहते हैं। सब दंग और हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकते हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत को इलाज रखी। उन्होंने समझा कि बात ऐसी है, सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेकर आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा और भी हैरतअंगेज था, नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा वचन दीजिए, नानी ने क्या कहा कि वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के अरबाबदार से हो, अरबाबदार से हो। किससे हो, अरबाबदार से, जो साहबों का क्या करता हो, प्रमाण की मतलब अज्ञानकारी, जो साहबों का क्या हो, अज्ञानकारी हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर, जैसे आप आज़ादी के लिए दृढ़ निश्चित रखते हैं, ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आप अपनी तरह से कौन कर सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून हो। खुद नहीं आज़ाद थी, खुद पर्दे में रहती थी, लेकिन देश की आज़ादी की चिंता उसे थी, उसके अंदर एक जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी, जो उनका निजी जीवन था उसमें आज़ाद था। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, अपने जीवन को अपने ढंग से जी। नाना के कार्यों में उन्होंने दखलंदाजी नहीं की। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने आज के हिसाब से क्रांतिकारी कुछ न रहा। दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के आंदोलन में उसने हिस्सा लिया था और ICS ये कौन सी परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, पुश्तैनी पैसा उनके पास नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने में मजबूर हुई।
हाल उनका यह था कि शादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चरखा खा जाते। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करते, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इससे साड़ी पहनते ही नहीं बनती। इस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छींके पर टांगती। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश, ऐसा कुछ भी कार्य उन्होंने क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी जो थे साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना साहब पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, केवल जात से ही क्या थे? हिंदुस्तानी थे। इसके अलावा केवल जात से वे क्या थे? हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरा मोहरा, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे? अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े क्या थे? प्रशंसक थे। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ते थे वही क्या थे? अंग्रेजों के प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसकी साहबी ससुर का ही। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी? नानी की शलक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिरिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कुछ इस तरह खुली मिली हुई थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मानी। उनसे ठोस काम करने की कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जिस कार्य को कह देती थी उसी के अनुरूप सारे कार्यों को किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था। मैंने अपने दादी को कई बार यह बात कहते हुए सुनी थी, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल। हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल। मतलब अपनी बहू से काम नहीं करवाते। बचपन ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया। बचपन में ही इस जुमले का क्या हुआ था? भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद क्या रहते थे? मुस्तैद रहते थे, मतलब तैयार रहते थे। घर के सारे प्राणी केवल माँ को छोड़। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम करने का मतलब यह नहीं कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभानी भी आज़ादी से चाहिए। जुनून आज़ादी का हो तो उसी जुनून के साथ आज़ाद रहना भी चाहिए। जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न और अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी।
कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचिकर बीमारी की वजह नहीं थी, उन्हें ऐसा कार्य करने में क्या थी, रुचि ही नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताब पढ़ने में बीतता था, किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करते थे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम करते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा की। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, सभी लोग इतना श्रद्धा उनसे क्यों, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन कभी नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं करती थी। साहबी खानदान लोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण है। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती, कोई गोपनीय बात हो दूसरे दूसरा नहीं। पहले के कारण मुझे घर वालों का आदर मिला हुआ था, क्यों कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती वे हमारी भी थी, दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता खूब निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी को की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी है या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत बनाए रखने की छूट थी। जो आपका निजीपन है उसे किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसी निजत बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। छूट थी इसीलिए हमने क्या किया, लेखन कार्य कर लेंगे। लीक से खिसक गए, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी, अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से फजल यानी दया से, खुदा की फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी, साड़ियाँ हो जाएंगी, तो वे तीसरी दान कर देंगे, मतलब 2 से ज़्यादा साड़ियाँ नहीं रखती। जैन समाज में अपरिग्रह जैन समाज में एक शब्द क्या चलता है, अपरिग्रह माने संचित न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होगा, संचित न करना, कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जो जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, उनकी पतोहू का पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग करने में उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उन्होंने क्या किया, उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले रह गए कि ऐसी मन्नत क्यों मांग रही, सभी लड़का मांगते हैं, ये लड़की मांग रही है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने पर नहीं मिली कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में कुछ से कन्या पैदा नहीं हुई, कन्याएं पैदा हुई। इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जिन्हें अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि क्या किया, बदस्तूर यानी क्या होता है, नियम। बदस्तूर यानी नियम
मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, बिना तार का संबंध। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, तार खींचती इधर, उधर से ईश्वर की तरफ से तथास्तु। ऐसा ही होगा। मेरी दादी तो पहली मरतबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो उठती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं। भगवान भी परेशान हुए, एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर डाल दी। भगवान को क्या करें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा वो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे, बारात लेकर दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी, रात भर जागने का उत्सव मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हो। पर चोर क्या था, बदकिस्मत था, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कितनी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल ले। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा कि कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिया? पानी पिला? माँ जी ने कहा कि पानी पिला? जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा है और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखी हो और तरीके से छानी हो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उनके मुंह पर कपड़ा बांधा है। कपड़ा बांधकर वह आया था और कमर में आग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी शांति हूँ। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान और वो क्या हुआ, परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। मैं तो चोर हूँ। हमारी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया कि मैं तो चोर हूँ। माँ ने कहा हुआ करे। माँ जी ने कहा हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ी, मेरा धर्म न बिगाड़ी। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइए, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान लीजिए। आप चोर के हाथ का पी लोगी, आप चोर के हाथ का पी लोगी। कहाँ न रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाए? भगवान वही कहीं उसके दरबार में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ अब बकाया, मतलब घबराया। फिर लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने घर तक पहुँचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ और बेटे हुए। एक लोटे से दोनों ने पानी पिया तो हम माँ और बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे।
डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों में के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में न उपजे, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक में क्या हो गई, रोमांचित हो गई, रोमानी हो गई। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हमें क्या मिली, आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रूठती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तंग समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोग उपन्यास पकड़ाया। किताबें पढ़ने का मुझे मेरा मानसिक, मेरा क्या नहीं क्या होता है, मानसिक रोग होता है। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी वो किताब, पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने जो किताब एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मोहलत यानी फुर्सत या फिर अवकाश नहीं दी कि दोबारा रोना करूं, रोना शुरू करूं और कोई और करूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गठमट हो गए। कितनी बार, कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार या अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित भी करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी ही भावना का शिकार कोई ही नहीं। नानी माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। बड़ी बहन का क्या नाम था? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका का अवतार हुआ तो मंजुल भगत हो गई, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नामक नाम छोड़ भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था कि नारीवाद क्या करेगा, शादी के बाद अपने नाम में बदलाव नहीं करेगा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी होगापंथी घर में क्यों घुसी रहते हैं, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था।
अब भी नहीं है। और नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि मैंने यदि नाम बदल दिया तो उससे मेरे व्यक्तित्व को कुछ नुकसान होगा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं, हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर इसके बाद जब 4वीं-5वीं बेटियां पैदा हुई, पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 महीनों के बाद एक भाई हुआ, 5 महीनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम रखा गया राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें की भी लेखन से क्या हुई, बची रही, अचला और राजीव। फिर उसमें जाफर से। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। और राजीव फिर हिंदी के ही हवाले हो गया, वह हिंदी में ही अपनी सारी चीज़ों को लिखता है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि मुझे क्यों लोग नहीं पढ़ते, जो मैं लिखती हूँ उससे क्यों नहीं पढ़ते। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर मैं अपनी ही नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गए देखता बहने सवा से। 4 नंबर वाली रेणु का आलम यह है कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी घर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय करना सामंत शाही का प्रतीक, जो शायद था। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड भी था, उनके साथ दुलार भी था और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी। फारिग मतलब कार्यों से निश्चिंत हो जाना। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी उड़ते बुनते जब देखते कि असला गाड़ी में बैठी चली आ रही है तो रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबर खरामा धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थुमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। उसकी स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई, रुक गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूँगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो दूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह की तरह दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के तर्क दिए गए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न गुरु ने। आखिर उन्होंने उसी तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने के लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रहे हैं।
इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इत्र भेंट करता है तो क्या करती है, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर है चित्रा। तीसरे नंबर पर कौन है? चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं थे। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रख देती। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई जिसको उसने पसंद किया था। कोई मुश्किल पेश भी नहीं आई। आती हुई उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उससे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। अब उसकी आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा ऊंचा नहीं। मंजुल और मेरी तरफ उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने को रोक लगा लिया। वह भी क्या करने लगी, धीरे धीरे लिखने लगी। एक बात हमसे एक सी रही, एक बात हमसे एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने पहले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम भी रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो या कगार को तोड़, डूबी नहीं। शायद इसीलिए जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग तबड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन भी रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना किया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत रोष कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकले तो कर्नाटक के एक और छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। स्कूल हम खोलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वह स्कूल कितने 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्ष तक चलेगा कि नहीं। वो भी गुस्सा करके बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच भी थी कि बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो इनका कुछ भी नुकसान नहीं। सच के आगे सिर झुकाने की हमारे बचपन से आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उनसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत क्या हुआ, पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े।
बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गई। अनेक ऐसे मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका अपनी राह पर खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं हो सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। 9 इंच बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात क्या होता है, ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब, मुनासिब या अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल गई। गनीमत होती कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी भरा था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, पहले ही कहा था। सबने कहा कि पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस पाठ में आपने देखा कि नारी अपने साथ हो रहे अन्याय को सहते हुए भी एक समाज में रह सकती है। अपने आप को वह परिवार के साथ स्वतंत्र रूप से भी अपने विचारों से वह एक घर में रह सकती है। उसके विचार उसके घर वालों से मेल खाएं अथवा न खाएं, ये विभिन्न प्रकार की बातें जो थी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बातें थी, आंदोलन के समय से बातें जुड़ी थी। नारी की क्या भूमिका एक परिवार में होती है, ये सारी बातें इस पाठ में समाहित की गई थी।